तो मामा तो खुद कांड करके बैठे हुए हैं। शिल्पी हत्याकांड कौन किया था? वो तो मर्डर है, हत्यारे हैं वो। तो पर आरोप लगाने से क्या फायदा है? आरोप लगाने से नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने एक बात कही शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल बदल रहा है। और ये मामला काफी पुराना है, लेकिन एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है और तेज प्रताप यादव ने इसका जिक्र कर दिया, इसकी चर्चा कर दी। अब इस चर्चा के बाद ये मामला फिर से प्रकाश में आने लगा है। कई लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है कि ये मामला क्या था, क्योंकि काफी पुराना मामला है और उस समय वो लोग नहीं थे जिन लोगों को उस समय होश नहीं था, यानी वो लोग उस बात को नहीं समझ रहे थे। अब वो जानना चाहते हैं इसके पीछे के क्या कारण है, क्या हुआ था, किस बात को लेकर हुआ था। लेकिन जो बिहार के राजनीति की चर्चा है उसमें खासकर लालू प्रसाद यादव के परिवार की चर्चा चल रही है। उनके साले को लेकर, उनके बेटे ने शादी कर ली उसको लेकर, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारियन हैं, चलते हैं इनके पास और जानने की कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप यादव ने जिस बात का जिक्र किया है वो बात क्या है। उस मामले को लेकर तेज प्रताप यादव क्या कुछ और कहना चाहते हैं, क्या उन्होंने इशारों इशारों में कहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं। उदीप जी बताइए कि तेज प्रताप यादव ने बात तो छेड़ दी है, काफ़ी पुराना मामला है। अब ये मामला इतने दिनों बाद आ रहा है तो दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, 2 दशक के आसपास का समय रहा ये। तो 2 दशक में काफ़ी लोग भूल जाते हैं और 2 दशक के बाद युवा पीढ़ी जो आए हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है। देखिए, लोग भूलते नहीं हैं। एक बात आप जान लीजिए कि किसी का भी कर्म या कुकर्म या सत्कर्म भूला नहीं जाता है। इतिहास में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें, जो घटना घटती हैं, वो भले उसे दबा दिया जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन कभी ना कभी वो चिंगारी फिर आग में बदलता है और वही चिंगारी अभी आग में बदला है। एक खूबसूरत सी लड़की, 23 साल की लड़की शिल्पी जैन जिसका नाम था, बेहद कह सकते हैं कि निर्मम उनकी हत्या कर दी गई। और पटना पुलिस का कमाल देखिए कि आधे घंटे में रिपोर्ट बनता है और बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है। हम शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार क्यों इस केस से साधु यादव का नाम जोड़ दिया जाता है जी। द इंडिया टॉप कोई आरोप नहीं लगा रहा है। अगर कोई समर्थक है तो ये मत आप सोचिएगा कि हम साधु यादव पर आरोप लगा रहे हैं। वी आर नॉट एलिगेटिंग, हम उनको आरोपित नहीं साबित कर रहे हैं, लेकिन जो कहानी है, जो कहानियां दबी जुबान में चलती हैं, जो कहानियां लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, वो कहानियां हम आपको बताएंगे। जी, तेज प्रताप यादव ने जिक्र भी आप तो किया है। तेज प्रताप यादव भी जिक्र कर दिए। तेज प्रताप यादव उस समय 12-13 साल के होंगे जी। तो उनको भी इसका बहुत आइडिया नहीं होगा, लेकिन अब उनकी भी उम्र हो गई, हम भी उस समय 10-12 साल के होंगे, छोटे होंगे। अब हमें भी ये बात समझ में आने लगी है कि एक लड़की, एक बिहारी लड़की, एक खूबसूरत लड़की, टैलेंटेड, जो कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी, रिक्शा से जा रही थी, उसे उठवा लिया जाता है, फुलवारी शरीफ ले जाया जाता है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये पूरा बिहार ने देखा। हम शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, शिल्पी जैन पटना की रहने वाली थी। उनके पिताजी एक बड़े व्यापारी थे जिनका कपड़ा का शॉप था और उनके एक मित्र थे और बेहद करीबी मित्र आप कह सकते हैं। आप उन्हें बॉयफ्रेंड भी आज के समय में जो कहा जाता है कह सकते हैं, पुरुष मित्र। गौतम नाम था उनका और दोनों पटना में रहते थे। ये घटना 1999 की है, 3 जून 1999। तो उसके पहले से उनकी लंबी दोस्ती थी। 27 साल के थे गौतम और 23 साल की थी शिल्पी जी। अब गौतम को पॉलिटिकल एम्बिशन था, उन्हें राजनीति करना था, राजनीति में उनका इंटरेस्ट था। तो आरजेडी से वो जुड़ते हैं और आरजेडी से जब वो जुड़ते हैं तो इसी क्रम में, क्योंकि उस समय का जो बिहार का राजनीतिक माहौल था वो पूरा राजदमय था जी। मतलब इतना वर्चस्व था राजद का कि पक्का होता था कि चुनाव जीत जाएंगे। और सबसे ज्यादा प्रभुत्व जिस नेता का था वो साधु यादव ही थे जी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल में थे और जेल और कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और उनके सबसे प्यारे भाई, 3 भाई हैं राबड़ी देवी के, प्रभुनाथ यादव, सुभाष यादव और साधु यादव। साधु यादव सबसे आप कह सकते हैं कि वो दबंग छवि वाले नेता थे अपने समय के। तो गौतम जो है वो साधु यादव से मिलते हैं, उनसे उनकी करीबियाँ हो जाती हैं, नज़दीक हो जाते हैं। और इसके बाद जब पार्टी फंक्शन होता था, मीटिंग होता था, तो उसमें एक बार वो शिल्पी को ले जाकर सभी नेताओं से मिलाए थे। सभी नेता उसमें मौजूद थे जो उस समय राजद में थे, चाहे वो श्याम रजक हो, चाहे राम कृपाल हो, जो भी नेता लोग थे।
और उसी समय साधु यादव से भी वो इंट्रोड्यूस कराते हैं शिल्पी का। जी। अब देखिए होता क्या है कि शिल्पी बहुत खूबसूरत थी, इसमें दो राय नहीं है। उनकी तस्वीर भी आप देखिएगा तो वो आपको समझ में आएगा कि उस समय वो बहुत खूबसूरत थी, यंग थी और कंप्यूटर का वो कोर्स करती थी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी जी। और उसके बाद कंप्यूटर का कोर्स करती थी। उस जमाने में डीसीए का बड़ा महत्व था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बोरिंग रोड में भी उसका इंस्टीट्यूट है, अब तो शायद बंद हो गया, लॉकडाउन में बंद हो गया। तो 2 बजे से उनका रूटीन था कि 2 बजे के बाद वो जाती थी अपने कोर्स करने के लिए, क्लास जाती थी। रिक्शा पर बैठकर वो जा रही थी 2 जुलाई 1999 जी, तारीख बता रहा हूँ, 2 जुलाई 1999 को अपने घर से निकलती हैं, रिक्शा लेती हैं और इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ती हैं। इसी बीच क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूचुअल फ्रेंड था गौतम का भी और शिल्पी का भी, जी, समझिएगा, जैसे होता है ना कि मेरा और आपका एक कोई म्यूचुअल फ्रेंड होता है जी। जो हमको भी जानता है, आपको भी जानता है। वो अपनी गाड़ी से आता है और शिल्पी को बोलता है कि चलिए हमारे साथ, आपको एक जगह जाना है। जी। और कहाँ जाना है तो देखिए आपको बताते हैं। पटना शहर को अगर आप समझते होंगे तो पटना का जो आउटस्कर्ट एरिया है, जो थोड़ा बाहरी का क्षेत्र है, वो फुलवारी शरीफ पड़ता है, जहाँ पे अभी साधु यादव का निवास भी है। जी। वहाँ पर एक गेस्ट हाउस हुआ करता था और वो गेस्ट हाउस बहुत बदनाम गेस्ट हाउस था। उसको कहा जाता था कि वो नेताओं के अयासी का अड्डा है। जी। वहीं पर शिल्पी को ले जाया गया और शिल्पी 2 बजे जो घर से निकलती हैं, शाम हो जाता है, 5, 6, 7 बज जाता है, फिर रात होने लगता है। तो परिवार को चिंता होती है, ये बेटी है घर की, कहाँ चली गई, बहन है कहाँ चली गई। तब इसकी खोजबीन शुरू होता है। लोग अपने रिलेटिव्स को, अगल बगल, हमारे यहाँ अगर कोई नहीं मिले तो क्या करेंगे, पहले हम उसके दोस्त को फ़ोन करेंगे, सगे संबंधियों को फ़ोन करेंगे। उसी क्रम में, दोस्त को फ़ोन करने के क्रम में, जो शिल्पी का भाई था उसने फ़ोन कर दिया गौतम को। जी। तो गौतम के पास जैसे ही फ़ोन जाता है, गौतम अलर्ट हो जाता है। गौतम अपने सर्कल में फिर पूछना शुरू करता है तो उसे पता लगता है कि शिल्पी को लेकर जाया गया है वही फुलवारी शरीफ के फार्म हाउस पर। अब गौतम इस बात को तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा होगा शिल्पी के साथ वहाँ पर। बहुत बदनाम गेस्ट हाउस था वो। उसके बाद रात बीत जाता है, अगला दिन सुबह होता है, लेकिन दोनों का फिर कोई पता नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम भी गया था उस गेस्ट हाउस पर पता करने के लिए कि शिल्पी का क्या हुआ, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर अगला दिन भी पूरा बीत जाता है। मैं 3 जुलाई को बात कर रहा हूँ। अब 2 जुलाई को ये किडनैपिंग होती है उनकी और 3 जुलाई की तारीख आ जाती है। 3 जुलाई को रात के करीब 9 बजे पटना गांधी मैदान सनिया भी जाते हैं, उसके जस्ट बगल में एसएसपी ऑफिस, जी, जी, एसएसपी ऑफिस है जहाँ पर खुद पटना के एसएसपी बैठते हैं। उन्हीं एसएसपी ऑफिस के बगल में एक सफ़ेद कलर की जेन में, व्हाइट कलर का जेन था, मारुति का एक गाड़ी आता था जेन। पहले मारुति का 800 आया, उसके बाद फिर जेन मॉडल आया था। जेन बहुत उस समय मतलब बड़ा गाड़ी और महंगा गाड़ी माना जाता था। 99 की बात कर रहा हूँ। आज का समय नहीं था कि फॉर्चूनर और सब चीज़ बहुत आम हो गया है। उसी जेन में शिल्पी और गौतम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जी। अब देखिए 9 बजे का ये घटना है जब बॉडी मिलता है। और इस केस के जो आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, आप कह सकते हैं, जो देख रेख कर जो किए बाद में, उनका नाम था राम कुमार कर्ण। 9 बजे ये घटना घटता है, 9 बजे बॉडी मिलता है और 9:30 बजे वहाँ पर साधु यादव पहुँच जाते हैं। जी। फिजिकली पहुँच जाते हैं। और सिर्फ साधु यादव नहीं, शिल्पी के भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखिए जो बॉडीज वहाँ से रिकवर हुई थी, जो ऑन रिकॉर्ड है, दोनों का बॉडी अर्धनग्न अवस्था में था। मतलब शिल्पी जो थी वो सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई थी और गौतम जो है वो सिर्फ लोअर पहने हुए थे। जी। और जो टी शर्ट शिल्पी पहनी हुई थी वो टी शर्ट गौतम का था। जी। अब पटना पुलिस का आप तारीफ कहिए, खूबी कहिए, इंटेलिजेंस कहिए, या जो कहिए, पॉलिटिकल दबाव कहिए, जो कहिए, मतलब इतना गलत उस समय किया गया कि 9 बजे बॉडी मिलता है, 9:30 बजे वहाँ पे साधु यादव पहुँचते हैं। और खबर ये भी आई थी कि साधु यादव को लालू यादव ने मना किया था कि आप वहाँ पर मत जाइएगा, लेकिन वो पहुँच जाते हैं। आधे घंटे में रिपोर्ट दर्ज हो जाता है। आधे घंटे में उन दोनों को जो एफआईआर लिखा गया उसमें लिख दिया गया कि दोनों ने सुसाइड कर लिया। जी। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा, जो थोड़ा सा भी समझता है एफआईआर को, सीआरपीसी को, थाना को, क्राइम को, सबसे पहला जो सवाल उठता है कि 9 बजे जब बॉडी रिकवर हुआ तो पटना पुलिस ने किस बिना पर दोनों को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के लिए गया, हालांकि पोस्टमार्टम के लिए गया, लेकिन उस समय तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था।
आधे घंटे के अंदर में कैसे डिक्लेयर कर दिया गया कि दोनों ने जहर खा के आत्महत्या कर ली, और जहर खाई तो टी शर्ट का अदला बदली क्यों करेगा भाई? जी, सवाल यहाँ पर उठता है। विसरा रिपोर्ट होता है, जो पोस्टमार्टम के बाद आता है तो पता लगता है कि शरीर में जहर गया, और गया तो कितना गया, जी। कितना क्वांटिटी ऑफ पॉइजन गया बॉडी में, जिसके कारण मृत्यु हो गई। कोई रिपोर्ट का इंतजार नहीं, बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है, रातों रात बॉडी जो है वो जला दिया जाता है। और आप सोचिए कि क्या गुजरा होगा शिल्पी जैन के पिता के ऊपर, गौतम के पिता के ऊपर। वो युवा बिहार में नेता बनना चाहता था, पार्टी उसने चुन ली राजद, और राजद के द्वारा जो किया गया वो पूरा बिहार उसका गवाह है। और आज तक शिल्पी जैन को इंसाफ नहीं मिला है जी। आज तक शिल्पी जैन का जो रूह होगा, जो आत्मा होगा, वो इस बात के इंतजार में होगा कि क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा या फिर इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल साफ है कि दोनों ने आत्महत्या नहीं की थी। और भाई आत्महत्या करने के पीछे कोई भी अगर सुसाइड करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। शिल्पी जैन DCA का कोर्स कर रही है, ग्रेजुएट लड़की है, खूबसूरत है, पैसे वाले घर से आती है, वेल सेटल्ड है लाइफ में। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है गौतम, बॉयफ्रेंड में कह रहा हूँ, दोस्त आप मान लीजिए। सब कुछ उसका इतना अच्छा रहता है तो आखिरकार क्यों सुसाइड करेगी? और गौतम को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो खोजने जाता है शिल्पी को तो सुसाइड कर लेगा? यही सवाल है, और साधु यादव का वहां पहुंचना सबसे बड़ा सवाल था। और यही कारण है कि शिल्पी गौतम का जब भी जिक्र होगा बिहार में तो साधु यादव का नाम ना चाहते हुए भी हमें लेना पड़ेगा। हम उन्हें आरोपित नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल था उस समय कि किस प्रेशर में पुलिस ने शिल्पी गौतम के बॉडी को डेड डिक्लेयर किया, किस प्रेशर में वहां पर उनके बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया, विसरा रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया, और साधु यादव वहां पर कैसे पहुंच गए। और उससे भी देखिए एक और जो सवाल खड़ा होता है कि बॉडी जेन में है, ये बात पुलिस को पता कैसे चला? आज तक इसका भंडा नहीं फूटा है कि पुलिस को पता कैसे लगा कि उस व्हाइट जेन में शिल्पी और गौतम का बॉडी है। 9 बजे पुलिस को अचानक पता चल जाता है एसपी ऑफिस के, SSP ऑफिस के बगल में, और 9:30 बजे वहां साधु यादव पहुंच जाते हैं। कोई इतना पागल नहीं है जी। आम औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी ये बात समझ सकता है कि ये पूरा प्लान मर्डर है। किसने किया, यही तो सवाल है। और इंसाफ शिल्पी को कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तेज प्रताप भी उस समय छोटे होंगे, लेकिन सवाल उठा दिया गया है और फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है जी। तो तेज प्रताप यादव ने जो सवाल किया है, उस सवाल को लेकर अब सभी बिहार के जनता, हमारे दर्शक उत्सुक थे कि ये कहानी क्या है। तेज प्रताप यादव जब भी कुछ बोलते हैं तो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार पर ज़्यादातर हमलावर रहते हैं, साथ में राजद के तमाम नेताओं पर हमलावर रहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी जिसको लेकर ये सारे मामले हुए। तो ये जो कहानी था जी, देखिए एक बात बता देता हूँ, पत्रकारिता से इतर, राजनीति से इतर, मानवता के अनुसार एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि आप इसे फिलॉसफी कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र कह सकते हैं, इंसान को अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना है जी। आप जो करिएगा, आप सत्कर्म कर लीजिए, अच्छा कर्म कर लीजिए, उसका भी फल आपको मिलता है, बुरा कर्म कीजिए, उसका भी फल आपको मिलता है। जो कर्म करिएगा, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। दुनिया के हर एक काम का ये प्रकृति का नैसर्गिक कानून है, नेचुरल लॉ है जी। आप जो भी करिएगा आपको उसका भरपाई करना ही करना है। आज इस परिवार की जो स्थिति हो गई है, लालू परिवार, आप कह सकते हैं आरजेडी में जो एक ही तो परिवार है लालू परिवार, इनकी जो स्थिति हो गई है, इसके पीछे अगर, अब तो लालू यादव काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, तबीयत उनकी खराब है, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कभी अगर सोचो, अगर कभी कोई सोचे इस पर बैठकर कि आखिरकार इस परिवार की ये स्थिति क्यों हो गई। मामा जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो मामा जिन्होंने कभी तेज प्रताप को खिलाया होगा, तो कभी तेजस्वी को दूध पिलाते होंगे, खिलाते होंगे, मीसा भारती जिनके गोद में खेली होगी, आज वही मामा जिस तरह से ये लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं और परिवार चुप्पी साध के बैठा हुआ है। ये खुद आप सोच लीजिए कि कहते हैं ना अंग्रेजी में, कर्मा इज बिच, वो जो एक लाइन है वो दिख रहा है, कर्मों का फल तो मिलना है इसी धरती पर, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो यही कहना है। और वो मामला बहुत पुराना था और हमने आपको बताया किस तरीके से वो मामला घटा था। ये सारे उस समय के जो अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, सभी का हेडलाइन बना था ये मामला, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। 2 दशक के आसपास गुजर गए और तेज प्रताप यादव ने फिर से उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ा है। तेज प्रताप यादव उस बात को फिर से बाहर निकाले हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे को लेकर जो मामला अभी तक दबा था, क्या वो बाहर निकल पाता है, क्या उस लड़की को इंसाफ मिल पाती है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं बिहार में
कई बार हुई हैं, लेकिन मामला वहीं फंसता है जहां प्रशासन लेकर जाता है। यानी प्रशासन तब भी उसी रूप में दिखाई दे रहा था और अब भी उसी रूप में दिखाई दे रहा है, जहां आज आप देख रहे हैं उसी रूप में तब भी था। इसलिए हमेशा आरोप लगते हैं कि निष्पक्षता सबसे बड़ी चीज़ है और लोग निष्पक्ष नहीं होते हैं, जिसकी वजह से खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। कल उनके साथ, परसों हमारे साथ, ऐसी घटनाएं सभी के साथ हो ना हो कभी भी हो सकती है। तो इसको लेकर उस व्यक्ति के साथ संवेदनाएं सभी लोगों की होती हैं। तो तेज प्रताप यादव ने जो सवाल किया है, तेज प्रताप यादव का जो सवाल है उसका जवाब किस तरीके से मिलता है ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।